नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर आईएएस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, जो एक बेसिक क्लास है। इसके पहले भी हमारी एक बेसिक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ शब्दों को जाना था, जैसे संविधान क्या कहलाता है। संविधान के बाद हमने देखा था संविधानवाद क्या कहलाता है। फिर हमने देखा था मूल अधिकार क्या कहलाता है। मूल अधिकार के बाद हमने देखा था संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। फिर हमने राज्य की परिभाषा देखी थी। राज्य के बाद फिर हमने देखा था संसद क्या कहलाती है। संसद के बाद हमने देखा था प्रस्ताव, और इसी में हमने देखा था कि विधेयक क्या कहलाता है। विधेयक के बाद हमने देखा था अधिनियम। तो आइए हम उसके आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। और प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये संविधान संशोधन विधेयक ये क्या होता है? जब संविधान में किसी अनुच्छेद को जब संविधान में किसी अनुच्छेद में परिवर्तन लाने के लिए, किसी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक लाया जाता है। जब संविधान में किसी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए जब कोई विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक को बोलते हैं हम संविधान संशोधन विधेयक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जब संविधान में किसी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक को हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। और जब इस विधेयक में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, मतलब क्या हुआ कि जब उसके साइन हो जाते हैं, जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, उसके बाद ये जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, तो ये संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम। जब संविधान संशोधन विधेयक में जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, तब उसे बोलते हैं हम संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन यहां भी एक बात और है, संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति साइन तो कर देते हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करता है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो बिल आया है, जो विधेयक आया है, संविधान संशोधन विधेयक है जो वो आया है, वो संविधान की मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मूल संरचना। जब संविधान की मूल संरचना के सुसंगत हो तब सुप्रीम कोर्ट भी उसको मंजूरी दे देता है। अगर ये संविधान की मूल संरचना के सुसंगत नहीं हुआ, अगर इसके सुसंगत नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। अगर जो हमारा अधिनियम है, अगर संविधान की मूल संरचना के सुसंगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा, बोलेगा कि यह तो बेकार है। इसलिए हम क्या करेंगे, संविधान की मूल संरचना है उसको भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल संरचना देखकर फिर अपने विचार देता है,
फिर उसको बताता है ये खारिज होगा कि नहीं होगा। हम देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक तो देखा हमने, अब देखते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। जैसे बहुत बार आएगा कार्यपालिका पॉलिटी में, तो ये कार्यपालिका होती क्या है। अगर हम देखें कार्यपालिका, तो कार्यपालिका क्या होती है, आपके मन में आ रहा होगा कार्यपालिका तो पॉलिटी में कई बार आता है और कई जगह यूज भी होता है। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी करते हैं कार्यपालिका, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। अगर ये हम इसका मतलब देख लेते हैं, कार्यपालिका मतलब विधायिका। अब विधायिका में संसद व राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल क्या कहते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था, लागू करने वाली संस्था। मतलब क्या हुआ, जो विधायिका संसद या राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है, संसद या राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगी, उन कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है, यह संस्था कहलाती है कार्यपालिका। यह कार्यपालिका कहलाती है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका को देखें एग्जाम्पल में, जैसे अगर देखा जाए तो यह है, अगर हम इसको देखें तो यह है संसद। संसद है, संसद में कुछ मंत्री हैं और ये क्या कहते हैं, ये कार्यपालिका है। तो ये क्या हो जाए, कार्यपालिका। कार्यपालिका यह मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये क्या है, मंत्री परिषद। और यह है कार्यपालिका। अगर हम देखें कार्यपालिका, जैसे अभी मोदी सरकार चल रही है, तो मोदी सरकार के कुछ मंत्री भी होंगे, मोदी सरकार के कुछ मंत्री हैं, तो उनको बोलते हैं हम कार्यपालिका। अब इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, अब कौन कौन आता है, अगर हम ये देखें कि कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कौन कौन से हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके बाद यहां पर अगर देखें मंत्रिमंडल और सभी प्रशासनिक अधिकारी, और सभी प्रशासनिक अधिकारी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और सभी प्रशासनिक अधिकारी, और सभी प्रशासनिक अधिकारी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कार्यपालिका को देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्यपालिका का मतलब यह है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था। जो विधायिका कानून बनाएगी, उन कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी कार्यपालिका। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और सभी प्रशासनिक अधिकारी। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कार्यपालिका, जो कानून को लागू करेगी। एक बात ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, ना तो लोकसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य और ना ही राज्यसभा का सदस्य है। जो राष्ट्रपति है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन यह संसद का सदस्य होता है। क्या, संसद का सदस्य जरूर होता है। जो राष्ट्रपति है वो ना तो लोकसभा का सदस्य और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन संसद का सदस्य है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
दो ऐसे लोग हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दो ऐसे लोग हैं जो संसद के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। संसद के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के, मतलब जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और संसद के भी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर ऐसे दो व्यक्ति हैं। अगर हम देखें इसके आगे कि इस पूरी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं संसदीय व्यवस्था। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं अंततः कि ये संसदीय प्रक्रिया है। अब संसदीय प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? तो संसदीय प्रक्रिया का मतलब अगर हम देखें, अगर हम संसदीय प्रक्रिया को देखें तो हेडिंग डालेंगे संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया, यदि कानून बनाने वाले यदि कानून बनाने वाले लोगों में, कानून बनाने वाले लोगों में ही कानून बनाने वाले लोगों में ही कानून चलाने वाले लोग आ जाएं तो इसे बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। अगर कानून बनाने वाले लोगों में ही कानून चलाने वाले लोग आ जाएं, कानून चलाने वाले लोग आ जाएं, चलाने वाले लोग आ जाएं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। इसे बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। यदि कानून बनाने वाले लोगों में कानून चलाने वाले लोग भी आ जाएं, जो कानून का पालन करवाते हैं, कानून चलाने वाले लोग भी आ जाएं तो इसे बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? संसदीय व्यवस्था। इसको अगर हम एक डायग्राम से देखें संसदीय व्यवस्था को, जैसे अगर देखा जाए ये पूरा मंत्रिपरिषद है, ये पूरा मंत्रिपरिषद है। ये क्या है? मान लो विधायिका, ये क्या है? विधायिका। और विधायिका के बाद ये है कार्यपालिका। विधायिका के बाद ये है कार्यपालिका। तो विधायिका के अंदर कार्यपालिका है। ये कानून बनाने वाले लोगों में कानून चलाने वाले लोग भी आ गए। ये कार्यपालिका क्या करते हैं? कानून को चलाते हैं, कानून को चलाते हैं। यदि कानून बनाने वाले लोगों में कानून चलाने वाले लोग भी आ जाएं तो इसे बोल देते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था। लेकिन अगर कानून बनाने वाले लोग अलग हैं और कानून चलाने वाले लोग अलग हैं, कानून बनाने वाले लोग अलग हैं और कानून चलाने वाले लोग अलग हैं, जैसे यह है विधायिका और यह है कार्यपालिका, यह है विधायिका और यह है कार्यपालिका। अगर ये अलग अलग हैं तो इसे बोलते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। कैसी? राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। जैसे अमेरिका में आप देखते होंगे कि वहां का राष्ट्रपति ही पूरा शासन चलाता है, वहां की विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। तो ये क्या है? ये अमेरिका में है और ये भारत में है। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे आप घर पे देखते होंगे, घर पे विभिन्न सदस्य हैं। मान लो एक घर में बहुत सारे सदस्य हैं और उनमें कमाने वाले भी हैं। एक घर में बहुत सारे सदस्य हैं और सभी कमाने वाले हैं। जैसे एक परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं और 5 ही सदस्य कमाने वाले हैं,
5 सदस्य कमाने वाले हैं और ये बोलेंगे कि परिवार का शासन हम लोग बारी बारी से करेंगे। मतलब इस परिवार के लोग ही बारी बारी से शासन करेंगे, उसको चलाएंगे। तो इसे बोल देते हैं हम संसदीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? संसदीय व्यवस्था। अगर इसी 5 परिवार जो कमाने वाले हैं, अगर किसी मैनेजर को रख लें, 5 परिवार तो ये हैं, 5 परिवार के लोग जो कमाते भी हैं, लेकिन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए किसी मैनेजर को रख लें। अगर किसी मैनेजर को रख लें जो इन 5 लोगों को मैनेज करेगा, तो इसे बोल देते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। कैसी? राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। ये क्या है? राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। तो हमने देखा संसदीय व्यवस्था, इसका मतलब क्या हुआ कि कानून बनाने वाले लोगों में कानून चलाने वाले लोग भी आ जाएं। जैसे विधायिका है, विधायिका के अंदर ही कार्यपालिका है, तो इसको बोल देते हैं हम संसदीय व्यवस्था। लेकिन कानून बनाने वाले लोग अलग हैं, कानून चलाने वाले लोग अलग हैं, तो इसको बोल देते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। क्या बोलते हैं? राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। हमने इसको एग्जाम्पल से देखा कि एक परिवार में 5 लोग हैं जो कमाने वाले हैं और 5 लोग ही खर्च कर रहे हैं, और उनका शासन 5 लोग बारी बारी से कर रहे हैं। कैसे? बारी बारी से शासन कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि संसदीय व्यवस्था है। ये क्या है? संसदीय व्यवस्था। लेकिन अगर 5 लोग एक परिवार में हैं और कमाते हैं और शासन चलाने के लिए कोई मैनेजर आ रहा है, अन्य व्यक्ति आ रहा है और उन पर शासन चला रहा है, तो इसे बोलते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था। राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था जो अमेरिका में है और ये भारत में है। ये अमेरिका में है और भारत में है। अगर हम ये देखें इसके आगे, अगर हम इसके आगे देखें कि जो मंत्री परिषद है, जैसे आप देखते होंगे कि मंत्री परिषद का चयन कहां से होता है, तो मंत्री परिषद का चयन विधायिका से ही होता है। जैसे अगर क्वेश्चन करें तो मंत्री परिषद का चयन विधायिका से ही होता है। जो विधायिका में लोग हैं, विधायिका से ही होता है। यहां हमने देखा कि विधायिका और ये कार्यपालिका, तो उसमें जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद, तो उसका चयन विधायिका से ही होता है और इसी को बोल देते हैं हम संसदीय व्यवस्था। यही क्या है? संसदीय व्यवस्था। और एक चीज और देखने मिलती है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, अगर हम एक बात और देखें यहां पर, तो कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों के लिए, कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों के लिए, कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो विधायिका है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कैसे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब यहां पर एक बार आ रहा है सामूहिक रूप से। जो कार्यपालिका है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक मंत्री के लिए भी, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अगर एक मंत्री के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अगर एक मंत्री के लिए भी
अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अगर एक मंत्री के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब। कि सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब क्या है कि अगर एक मंत्री के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहां पर हमने देखा कि मंत्रिपरिषद का चयन विधायिका से ही होता है। जो मंत्रिपरिषद है उसका चयन विधायिका में से ही होता है, विधायिका में से ही होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था। और एक बात और है कि कार्यपालिका अपने नीतियों व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब एक क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो यहां पर हम देख रहे हैं मंत्रिपरिषद, हेडिंग डालिए मंत्रिपरिषद। कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, आइए हम देख लेते हैं। जैसे आप लिखिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद को हम देखें तो मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो संविधान में लिखिए, संविधान में एक बात कही गई है, संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, संविधान में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान क्या बोलता है, संविधान ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। और उसका मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा। तो संविधान क्या बोलता है, संविधान बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जो राष्ट्रपति है उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। और इसके बाद अगर हम देखें प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। जो राष्ट्रपति है, कॉमा लगा लीजिए, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। अब इसमें एक बात और है कि अगर राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार ना माने तो इसको संसद को वापस कर सकता है। लेकिन एक बार अगर मंत्रिपरिषद ने यही सलाह दोबारा भेज दी तो राष्ट्रपति को उसमें मंजूरी देनी पड़ेगी, तो राष्ट्रपति को उसमें अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यह बात देखने वाली है कि अगर हम मंत्रिपरिषद देखें
तो मंत्रिपरिषद, तो संविधान में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मतलब संविधान में इतना बोला गया है कि राष्ट्रपति अगर है, राष्ट्रपति, तो उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। जैसे अपने अभी मोदी जी हैं, तो ये क्या होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, जो क्या है? संसदीय व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी संसदीय व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, जो संसदीय व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके बाद अगर हम देखें मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग आते हैं? अगर हम देखें मंत्रिपरिषद में, तो इसको साफ कर ले रहे। अगर हम देखें मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग आते हैं, अगर हम मंत्रिपरिषद के लोग देखें तो सभी कैबिनेट मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री के अलावा सभी राज्य मंत्री के अलावा उपमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और सभी राज्य मंत्री, फिर आता है उपमंत्री। अगर हम मंत्रिपरिषद को देखें तो कैसे बनता है, तो इसमें सभी कैबिनेट मंत्री आते हैं, सभी राज्य मंत्री आएंगे और फिर उपमंत्री आते हैं। तो अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा होता है। अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर ही लोग आ रहे हैं। अगर देखें मंत्रिपरिषद के अंदर, तो जैसे एक आता है कैबिनेट मंत्री, तो पहले नंबर पर क्या है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद फिर आता है राज्य मंत्री, फिर आता है उपमंत्री। क्या आएगा? उपमंत्री। सबसे बड़ा क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। अगर हम इसका ये देखें, कैबिनेट मंत्री में कौन कौन से लोग आते हैं। अगर हम कैबिनेट मंत्री में ये देखें, जो कानून व्यवस्था को चलाती है। अगर कैबिनेट मंत्री क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें तो कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो कानून व्यवस्था को चलाते हैं। और जैसे वित्त मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, राज्य मंत्री गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री। तो ये जो मंत्री है ETC, ये जो मंत्री है, ये क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री। इसमें सभी बड़े बड़े मंत्री आएंगे। कौन? बड़े मंत्री आएंगे। और इन कैबिनेट मंत्री की हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री की हेल्प करने के लिए, यानी मदद के लिए कौन होते हैं? राज्य मंत्री। और फिर आता है उपमंत्री। तो उपमंत्री क्या होते हैं? कि राज्य मंत्री की मदद करने के लिए, राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए कौन सा मंत्री होते हैं? उपमंत्री। राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं? उपमंत्री। तो यहां पर देखा हमने मंत्रिपरिषद 3 लोगों से मिलकर बनता है, कि सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री और उपमंत्री। सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री और सभी उपमंत्री। और यहां पर अगर हम देखें तो कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है
उससे छोटा होता है राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री से भी छोटा होता है उपमंत्री। राज्य मंत्री से भी छोटा होता है उपमंत्री। और यहाँ पर अगर हम देखें सभी कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो जो कानून व्यवस्था को चलाती है, जो कानून व्यवस्था को चलाते हैं उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कानून व्यवस्था को चलाते हैं। इसमें सभी बड़े बड़े मंत्री आते हैं। कौन से बड़े बड़े मंत्री, जैसे वित्त मंत्री हो गए, राष्ट्र गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए कौन से मंत्री होंगे, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की हेल्प के लिए कौन से लोग होंगे, उपमंत्री। राज्य मंत्री की हेल्प के लिए कौन कौन से लोग होंगे, उपमंत्री। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ देखें तो पहले क्या होगा, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अगर हम देखें तो पहले क्या कौन सा होगा, मंत्रिपरिषद। उसके नीचे है कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद के बाद आते हैं मंत्रिमंडल, जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, और फिर आते हैं क्या, उपमंत्री। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हम चर्चा कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री। फिर आते हैं राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, और राज्य मंत्री, उपमंत्री। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, कैबिनेट। ये क्या है, कैबिनेट। और ये क्या है, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। और ये क्या है, वाइस मिनिस्टर। ये क्या है, वाइस मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर। तो यहां पर देखा हमने मंत्रिपरिषद, यहां देखा हमने मंत्रिपरिषद। अब एक बात और है कि न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। हम देखते हैं न्यायपालिका। एक बार बहुत सुनने मिलता है कि न्यायपालिका क्या है। अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं, हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन हम न्यायपालिका पढ़ तो लेते हैं, लेकिन न्यायपालिका का हमको मतलब भी नहीं पता अभी। तो आइए हम देखते हैं कि न्यायपालिका का मतलब क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका। अगर हम न्यायपालिका की परिभाषा देखें तो ये परिभाषा बोलती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए व कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए, विधायिका द्वारा बनाए गए व कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए, विधायिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून के अनुसार, कानूनों के अनुसार कार्य करने की संस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। कानून के अनुसार कार्य करने की संस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कैसे बोलते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए। अब कानून को कौन बनाती है, विधायिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून के अनुसार, जो कानून विधायिका ने बनाए हैं और कार्यपालिका ने लागू किए हैं, तो उन कानून के अनुसार कार्य करने की संस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। कार्य करने की संस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। और संविधान का एक काम और है कि संविधान की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना। तो संविधान, यहां पर न्यायपालिका के दो कार्य दिखते हैं।
जो मेन कार्य हैं, बहुत ही मुख्य कार्य हैं, क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए व कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून के अनुसार कार्य करने की संस्था। जो कानून विधायिका ने बनाए हैं, कार्यपालिका ने लागू किए हैं, तो उन कानून के अनुसार कार्य करने की संस्था क्या है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करता है। न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की व्याख्या करती है। तो यहां पर देखा हमने न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में कौन कौन से आते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मतलब ये क्या है? न्यायपालिका। ये क्या है? न्यायपालिका। तो यहां पर हमने देखा कुछ बेसिक शब्दावलियां यानी टर्मिनोलॉजी जो हमारे पॉलिटी शुरू करने के लिए बहुत ही आवश्यक थी। इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी जो बेसिक एग्जाम में आने वाली है, हम वहां से शुरू करेंगे। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कल हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो वहां से हमारी असली पॉलिटी शुरू होगी। इसके लिए आपको केवल एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दो बुक ही पढ़ने हैं, और मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों को ही लेकर चलूं। इसलिए आप ज्यादा बुक मत पढ़िए, केवल एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी दो ही बुक काफी हैं, और मेरी वीडियो। तो इन के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इनको बार बार पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।